भाई बहनों, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड ए लॉन्ग सोलेनॉइड के बारे में अध्ययन करेंगे। यह एम्पियर के नियम का अनुप्रयोग है। लंबी परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र का मान कैसे ज्ञात किया जाता है, इसको देखेंगे। लंबी परिनालिका क्या होती है? लंबी परिनालिका बेलनाकार कुंडली होती है। लंबी परिनालिका क्या होती है? एक बेलनाकार कुंडली होती है। यह कार्डबोर्ड या चीनी मिट्टी के बेलन के ऊपर तांबे के बहुत से फेरे पृथक्कृत करके लपेट कर बनाई जाती है। यदि परिनालिका बहुत लंबी है तो तांबे के तार के फेरे एक दूसरे के अति समीप होते हैं। जब परिनालिका में विद्युत धारा का प्रवाह होता है तो परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। परिनालिका जो कि तांबे के तार के फेरों से मिलकर बनी होती है, चुंबकीय क्षेत्र का प्रभाव तभी उत्पन्न होगा जब परिनालिका में विद्युत धारा का प्रवाह होता है। तो आपके सामने चित्र में लंबी परिनालिका की कुंडली का एक छोटा चित्र बनाया गया है। इसमें देखिए बल रेखाएं एक तरफ से जा रही, दूसरी तरफ से घूमते हुए आपको दर्शाए गए हैं। इस परिनालिका के मध्य से होता हुआ एक आयताकार घेरा बनाया गया है। ABCD यह आयताकार लूप है। इस आयताकार लूप का AB भाग कुंडली के अक्ष पर है, अर्थात कुंडली के मध्य में है, जहां चुंबकीय क्षेत्र का मान हमें ज्ञात करना है। इस आयताकार भाग की भुजा BC और भुजा AD यह चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत है। इन दोनों भुजाओं के अनुसार अगर हम एम्पियर का नियम लगाते हैं तो समाकलन V × dl वेक्टर का मान 0 आता है। भुजा CD इस लूप अक्ष से बहुत दूर है। इस कारण इस भुजा के कारण चुंबकीय क्षेत्र का मान नगण्य मान लिया जाता है। तो प्रारंभ में हम आयताकार पथ ABCD के लिए एम्पियर का नियम लगाते हैं। तो एम्पियर का नियम है समाकलन B वेक्टर × dl वेक्टर, जिसे हम रेखीय समाकलन कहते हैं, बराबर μ0 I, जहां I क्या है? धारा है। यह धारा पूरे कुंडली में स्थित तारों में प्रवाहित होती है। आयत ABCD के प्रत्येक भाग के लिए हम एम्पियर का नियम लगाते हैं। तो रेखीय समाकलन B × dl वेक्टर बराबर, देखिए भुजा AB भुजा का समाकलन A से B वेक्टर × dl वेक्टर, भुजा AB के लिए। इसी प्रकार भुजा BC के लिए लिखेंगे समाकलन B वेक्टर × dl B से C। भुजा CD के लिए B वेक्टर × dl वेक्टर, भुजा BA के लिए समाकलन D से A B वेक्टर × dl वेक्टर। आपको बताया गया कि अक्ष के लंबवत इस आयताकार भाग की दो भुजाएं होती हैं। एक भुजा BC है और भुजा AD है। इन दोनों भुजाओं के लिए B वेक्टर और dl वेक्टर एक दूसरे के लंबवत होते हैं, इसलिए इनका जो समाकलन मान होता है 0 होता है। तो समाकलन लिखा जाएगा भुजा B से C के लिए, B से C B वेक्टर × dl वेक्टर बराबर समाकलन A से D, यहाँ देखिए A से D या D से हम A कह सकते हैं। D से A B वेक्टर × dl वेक्टर बराबर 0 होगा, क्योंकि B वेक्टर × dl वेक्टर बराबर होता है B dl cos थीटा। यहाँ थीटा का मान 90 अंश होगा। cos
90 अंश का मान शून्य होता है, इसलिए समाकलन b वेक्टर dl वेक्टर ए b से c, समाकलन b वेक्टर dl वेक्टर d से a का मान शून्य होगा। तो हम यहाँ पे देखते हैं b से c और d से a से d या d से a का मान शून्य रहता है। और हम देखते हैं कि जो भुजा CD है यह भुजा इस लूप अक्ष से दूर होती है, तो इस भुजा के अनुदिश भी चुंबकीय क्षेत्र का मान नगण्य मान लिया जाता है। तो समाकलन C से D B वेक्टर इंटू dl वेक्टर का मान शून्य होगा। अब इन सब का मान जो है हम समीकरण 2 में रख देते हैं। ये हमारा समीकरण 2 है। समाकलन b वेक्टर dl वेक्टर और a से b b वेक्टर dl, b से c b वेक्टर dl, c से d b वेक्टर dl प्लस d से a b वेक्टर dl। उपरोक्त मान समीकरण 2 में रखते हैं। तो समाकलन देखिए समाकलन a लिखा जाएगा b वेक्टर इंटू dl वेक्टर बराबर a से b b वेक्टर इंटू dl वेक्टर, शेष पदों का मान शून्य रहता है जैसा बताया गया है। आगे हम इसी का विस्तार करते हैं। तो समाकलन a से b b वेक्टर dl वेक्टर को लिखेंगे b dl cos थीटा। तो अक्ष के अनुदिश b वेक्टर dl वेक्टर के बीच का कोण 0 अंश होता है। b वेक्टर dl वेक्टर के बीच का कोण 0 अंश रहता है। थीटा का 0 अंश होने पर cos थीटा और cos 0 अंश का मान 1 होगा। इसलिए समाकलन b वेक्टर इंटू dl वेक्टर बराबर b समाकलन a से b dl होगा। समाकलन b वेक्टर इंटू dl वेक्टर बराबर b समाकलन a से b dl अर्थात a से b भुजा के का समाकलन। इसको मान लेते हैं इसकी लंबाई पूरी क्या है, x है, इसे हम x लिखेंगे। समाकलन a से b dl की लंबाई क्या है, x है। इस समीकरण हमारा 3 हो जाएगा। कुंडली के प्रति एकांक लंबाई में फेरों की संख्या n है। कुंडली के प्रति एकांक लंबाई में फेरों की संख्या n है। तो x लंबाई में फेरों की जो संख्या होगी nx हो जाएगी। कुंडली के प्रति एकांक लंबाई में फेरों की संख्या n है, n। तो x लंबाई में फेरों की संख्या क्या होगी, nx हो जाएगी। कुंडली अनेक फेरों से मिलकर बनी होती है। कुंडली के प्रत्येक फेरे में बहने वाली धारा क्या है, I0 है। कुंडली के प्रत्येक फेरों में बहने वाली धारा I0 है। तो nx फेरों में बहने वाली धारा nx I0 होगी, अर्थात कुल धारा I का मान लिखा जाएगा। कुल धारा I बराबर nx I के, कुल धारा I बराबर nx I के, I बराबर nx I का मान। और समाकलन यहाँ देखिए समीकरण 3 से 3 का मान और धारा I का मान समीकरण 1 में रखने पर लिखेंगे उपरोक्त मान समीकरण 1 में रखने पर एम्पियर के प्रकृति नियम से रेखीय समाकलन b वेक्टर dl वेक्टर और μ0 I हमारा पहला समीकरण है। तो उसमें b वेक्टर dl वेक्टर के स्थान पे हम bx लिखेंगे। bx बराबर अब μ0 I के स्थान पे nx I0 लिखा जाएगा। यहाँ ध्यान देंगे μ0 nx I0 के। हमें चुंबकीय क्षेत्र B का मान ज्ञात करना है, जिसमें देखिए x से x कट जाएगा। तो चुंबकीय क्षेत्र B बराबर μ0 n I0 न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर के। यही कुंडली के
कुंडली के भीतर चुंबकीय क्षेत्र का मान होगा, जिसे हमें प्राप्त करना था। अब कुछ विशेष बिंदु हैं, नोट में लिख लेंगे। यदि फेरों की संख्या, इसमें कहा गया फेरों की संख्या n है, यदि n फेरों की संख्या है और प्रत्येक फेरे से होकर कुल धारा I0 प्रवाहित हो रही है, तो B बराबर होता है B बराबर μ0 Ni/2 के। फिर इसी का एक सूत्र और है, यदि परिनालिका अनंत लंबाई की है, परिनालिका अनंत लंबाई की है, जिसका दूसरा मान होता है B बराबर μ0 Ni न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर के। शेष अगले वीडियो में हम आप पढ़ेंगे, अतः वीडियो को सब्सक्राइब करके प्रत्येक टॉपिक को ध्यान से अपनी कॉपी में नोट करें और इसे तैयार करते चलें।